नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द इनाम में। मैं इनाम सर आज आपको मैथ के ऐसे सवाल लेके आया हूं जो मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, कह रहा है ये सबसे पहला नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल रहा ये पहला सवाल है, 1 नंबर का सवाल है। ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 ... ये बहुत आगे तक जाएगा का 15वां पद क्या होगा। ध्यान से समझिए, इस सवाल को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं। आप ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है कि ये पहला पद होता है। सबसे पहले मैं एपी लिख लेता हूं। ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इस चैप्टर को लिया गया है, समांतर श्रेणी से लिया गया है। 3, 8, 13, 18, 23। ध्यान से देखिए, ये एक श्रेणी है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। अगर कोई संख्या सीरीज में हो, सीरीज मतलब श्रेणी में हो, जैसे अभी देखिए तो 3, 8 कितना बढ़ रहा है, कितना का डिफरेंस है, अंतर देखिए कितना का है, 3, 8, 3,8 हुआ मतलब +5 हो रहा है। फिर यहाँ चेक कीजिए, 8, 5, 13 मतलब फिर +5 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए आप तो 13, 5, 18 यहाँ पे भी +5 हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है। सेम +5, +5, +5, ये इसी तरह बहुत आगे तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। इस प्रकार अगर श्रेणी में कोई संख्या बढ़े या फिर घटे तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस सवाल में समांतर श्रेणी में कह रहा है कि ये पहला पद, ध्यान से देखिए आप, क्या ये आपको ये फर्स्ट टर्म नहीं दिख रहा है, क्या ये पहला पद नहीं दिख रहा आपको, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। सेम चीज, ये पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा भी तो होगा, 7वां भी होगा, 8वां भी होगा। जो नहीं दिख रहा है तो उसी तरह 15वां नंबर में, 15वां नंबर पे कौन होगा वो पता करना है। ध्यान दीजिए, ये पहला नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथे नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे। इसके आगे संख्या नहीं दिया हुआ, डॉट डॉट लगा दिया है, तो छठा नंबर पे भी कोई होगा, 7वां नंबर पे भी होगा, 8वां नंबर पे भी होगा। और सवाल में कह रहा है कि आपको 15वां नंबर निकालना है। 15वां नंबर पे जो संख्या होगा वो निकालना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि चौथे नंबर पे कौन है, तो 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे कौन है, 18 है। सेम चीज, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर बहुत ही आसान होता है, आप ध्यान से समझिए। बस यहाँ पे आपको सबसे पहले श्रेणी लिख लेना है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, इस तरह आपको लिखना है सॉल्यूशन। हल तो लिखना होगा आपको, सॉल्यूशन आपको एपी लिखना है, इस तरह ए पी कॉमा देना है। सवाल क्या देखिए तो 3, 8, 13, 18, उसके बाद 23, फिर इस तरह करके बहुत आगे तक गया है। हमें बताइए सबसे पहला पद क्या है। सबसे पहला पद है 3। सबसे पहला पद कौन है, 3 है। सबसे पहला पद देखिए 3 है, तो यहाँ पे सबसे पहला पद को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और इसको ए से डिनोटेड किया जाता है। तो प्रथम पद जिसे ए से डिनोटेड किया जाता है, ये रहा प्रथम पद जिसे किससे डिनोटेड किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। तो प्रथम पद कौन हो जाएगा, 3। बहुत आसान, ध्यान समझिए। सबसे पहले वाले पद को हमने प्रथम पद नाम दिया और सबसे पहले वाले पद को लिख दिया। उसके बाद एक चीज निकालना होता है, उसका नाम है सार्व अंतर। क्या नाम है, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर। अब हमें बताइए इसका जो कॉमन डिफरेंस है, अंतर कितना का है, तो 3, 8 कितना हुआ, 5, फिर 8 और 13 कितना का अंतर है, फिर से 5 का अंतर है। देखिए 8, 13 हुआ तो कितना का डिफरेंस हुआ, 5 का ना। तो उसी तरह सार्व अंतर निकालने के लिए आपको पहले पद में से, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 8 में से, इस तरह मैं थोड़ा सा इसे साफ कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, क्या करेंगे, सार्वअंतर डी का वैल्यू निकालना है। तो 8 में से दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो हमें ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn बराबर a प्लस n-1d। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, आपको n का मान पता है, सवाल में दिया हुआ है 15वां पद, कह रहा है कि 15वां पद मतलब n का मान 15 दिया है।
डी का मान हमने निकाल लिया 5, ए का मान निकाल लिया। तब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है Tn। क्या निकालना है, Tn। क्या निकालना है, Tn। क्या निकालना आपको, Tn। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना आपको। देखिए इस तरह अब लिखेंगे n 15वां पद, 15वां नंबर पे कौन होगा उसको निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 5 था, यहाँ पे आपको लिख लेना n बराबर, n का मान कितना दिया सवाल में देखिए 15, n का मान कितना दिया है 15 दिया। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इस तरह लिखना आपको सूत्र से या फिर डायरेक्ट लिख लेना है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। Tn ध्यान से देखिए, t ऐसे ही रहेगा, n का वैल्यू कितना है, तो n का मान 15 है, n का मान कितना है 15, मतलब T15 निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं, T15, मतलब जो 15वां पद होगा आखिर वो कौन होगा, 15वें नंबर पे कौन सी संख्या होंगी वो निकालना है। तो T ऐसे ही देना, n का मान हमें पता है कितना है 15, तो 15 दे दिया। a का मान देखिए चेक कीजिए, a का मान कितना है 3 प्लस n का मान देखिए चेक कीजिए कितना है, तो n का मान 15 माइनस 1। ध्यान से देखिए, ये एक ऐसे ही लिखेंगे, एक को आपको ऐसे लिखना है। क्या किया हमने, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। T ऐसे ही रहा, n का वैल्यू हमें पता है, n का मान कितना, ध्यान से देखिए 15 है, तो हमने n का मान n की जगह पे 15 रखा, बराबर का बराबर दिया। a का मान देखिए, ध्यान से देखिए, a का मान कितना है, a का मान 3 है, हमने 3 दिया, फिर प्लस का प्लस दिया, n का मान कितना है 15 है, तो हमने n की जगह पे क्या दिया 15, माइनस 1 का माइनस 1। ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है तो इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो गुना का चिन्ह देंगे। और d का मान कितना है, सार्व अंतर कितना है, तो 5 है। कितना देखिए, d का मान 5 है, तो यहाँ पे हम देंगे 5। कितना आसान है, देखिए देखेंगे T15 बराबर 3 ऐसे ही रहेगा प्लस, ध्यान से बताइए हमें 15 में से 1 दिया तो क्या बचेगा 14 बचेगा, तो आपको 14 देना है। गुना का चिन्ह कितना है 5 है, तो 5 देंगे। T15 ऐसे ही रहेगा, ध्यान से देखिए 3 प्लस ऐसे ही रहेगा, 14 को 5 से गुना करेंगे, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। यहाँ मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा जगह नीचे। T15 ऐसे ही रहेगा, T15 ऐसे ही रहेगा, T15 ऐसे ही रहेगा, 70 और 3 क्या हो जाएगा ये 73। ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा था कि 15वें नंबर पे कौन होगा, जैसे पहले नंबर पे 3 था, दूसरे नंबर पे 8, तीसरे नंबर पे 13, तो उसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 15वां पद क्या होगा, तो आपको इस तरह लिख लेना है, अतः इस तरह लिखना है, अतः 15वां पद क्या होगा 73 होगा। इस तरह 15वां पद 73 होगा, और इस तरह आपको बना लेना है। ध्यान से देखना है, आपको समझते जाना है। देखिए ये हमने बना लिया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखना, आपको कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि मतलब ये जो है ना वृत्त से संबंधित क्षेत्र, जो आपका भारतीय भवन या फिर एनसीईआरटी जो भी चैप्टर बुक पढ़ते हैं आप, उस बुक का किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त से संबंधित क्षेत्र से ये सवाल आया। ये सवाल कौन से चैप्टर था, देखिए ये था समांतर श्रेणी से, और ये सवाल कौन से चैप्टर से है, तो ये वृत्त से संबंधित क्षेत्र से है। तो किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। The circumference of a circle is 22 centimeter. Then find the area of a quadrant. ध्यान से देखना, आपको किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बेसिक मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। ये रहा एक वृत्त, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ, थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ। ये मैंने एक वृत्त बनाया, यहाँ पे ये वृत्त, अभी ये वृत्त नहीं, जैसे ही मैं इसका केंद्र डालूंगा ये इसका केंद्र हुआ, ये बन गया वृत्त। ध्यान से देखिए, इसे बोलते हैं केंद्र, ये रहा केंद्र, इसे क्या बोलते हैं केंद्र, सेंटर बोलते हैं केंद्र। ये जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं परिधि। ये लाइन या ये लाइन देख रहे हैं, इसे बोलते हैं परिधि। ये है परिधि, क्या है परिधि, ये वृत्त का केंद्र, ये परिधि। अब ध्यान से, ये इसका केंद्र हुआ, तो केंद्र से परिधि तक का जो दूरी होता है, केंद्र से परिधि तक का जो दूरी होता है, उसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं त्रिज्या। आर से बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, आर से सूचित किया जाता है। केंद्र से परिधि तक का दूरी को क्या बोलते हैं त्रिज्या। हर जगह त्रिज्या सेम होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर हो गया तो इधर भी बनाएंगे तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो बताइए ये क्या है, ये त्रिज्या है।
ध्यान से देखिए, अगर इस त्रिज्य को इस केंद्र से इस परिधि तक सीधा सीधी मिला दे एकदम से, तो इसे बोल दिया जाता है व्यास। तो ये बन जाएगा व्यास। इसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। डी से डिनोटेड किया जाता है, डी फॉर डायमीटर होता है। हमने चार चीज समझा। ध्यान से देखिए, एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। बेसिक चीज पता होना चाहिए आपको। ध्यान से देखिए, इसे कहेंगे केंद्र। ये रहा केंद्र। केंद्र से, ये रहा केंद्र, केंद्र से परिधि तक के दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। इसे आर से सूचित किया जाता है। इस बिंदु से इस बिंदु तक जो किसको टच करे, किसको स्पर्श करते हुए या प्रतिच्छेदी करते हुए निकल जाए, यहां से इस तरह इसको केंद्र को स्पर्श करते हुए अगर कोई रेखा जा रहा है तो उसे हम कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे व्यास। इसे डी से डिनोटेड किया जाता है। हमने दो चीज समझा, एक त्रिज्या, एक व्यास। और ये जो आप साइड से लाइन दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और बीच में जो केंद्र है उसे बोलते हैं केंद्र, इसे बोलते हैं सेंटर। चलिए अब सवाल की ओर देखते हैं, सवाल समझते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, आपको समझते रहना है। सवाल को पढ़ेंगे। अब कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। हिंदी में देखिए, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। उसके चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट। अब देखिए, एक वृत्त है। सबसे पहले मैं एक चतुर्थांश बना लेता हूं। इस तरह 4 भागों में इस तरह इसे बांट देना है। 4 भागों में इस तरह बराबर 4 भागों में बांट देना। 1, इस तरह 2। हमने वृत्त के अंदर एक चतुर्थांश बना लिया। अब सवाल में देखेंगे, किसी वृत्त की परिधि दिया है, मतलब आर का मान दिया है। परिधि दिया है, आर का मान नहीं, परिधि दिया है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये कितना सेंटीमीटर है? तो सवाल में कह रहा है कि ये 22 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए, ये एक वृत्त हुआ, तो वृत्त के चारों साइड जो आप लाइन देख रहे हैं उसे ही बोलते हैं परिधि। तो परिधि कितना सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर है। और सवाल में कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका एरिया आपको निकालना है। ये कितना क्षेत्रफल है? ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये आपको निकालना है। बड़ा ही आसान है, ध्यान से समझते रहिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ध्यान से केवल देखना है। देखिए, मैं इस फिगर को थोड़ा यहां बना लेता हूं। ध्यान से देखिए, कैसे हटेगा ये। इस फिगर को मैं थोड़ा यहाँ बना लेता हूँ। ध्यान से फिगर आपको इस तरह बना लेना है। इस तरह ये वृत्त रहा, मैंने इसे 4 बराबर भागों में बांट दिया। इस तरह देखिए। अब सवाल में क्या दिया है वो देखिए। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि कितना दिया है, इस तरह लिखना आपको। सॉल्यूशन, इस तरह लिखना है, सॉल्यूशन। बहुत आसान होता है, बस समझना है। तो परिधि, वृत्त की परिधि, इस तरह लिखना है, वृत्त की परिधि कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। एक मरतबा और सवाल को पढ़ लेते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ एरिया इज 22 सेंटीमीटर। देखिए, एक बार और सवाल को हम पढ़ लेते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, कहां गया? अच्छा सर, एक बार और सवाल को पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना आपको। ये परिधि, ये पूरा लाइन जो दिया चारों तरफ से, अगर ये 22 सेंटीमीटर है तो चतुर्थांश एक केवल इस वाले क्षेत्र का जमीन निकालना, ये या फिर ये, किसी एक आप समझ लीजिए चतुर्थांश। वृत्त की परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। अब हमें पता है और आपको भी पता होगा कि वृत्त की परिधि का एक फॉर्मूला होता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि को हटा करके उसके जगह पे मैं क्या रख दूंगा? उसके फॉर्मूले को 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर हमने दिया, बराबर 22 सेंटीमीटर जैसे का तैसे रहेगा। ध्यान से समझना है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया? वृत्त की परिधि जो सवाल था हमने उसे ही जैसे का तैसे उतार लिया। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, हमने डाल दिया 22 सेंटीमीटर जैसे का तैसे। 2 ऐसे ही रहेगा। पाई का मान 22/7 होता है, आपको पता होगा। पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। गुना का चिन्ह। आर का मान नहीं दिया गया है, यही हमें आर चाहिए। ये आर का मान निकालना है तो आर ऐसे ही लिखेंगे। ये आर हमें निकालना है, इसे ही तो त्रिज्या बोलते हैं, इसे ही तो रेडियस बोलते हैं। ठीक है,
तो r बराबर 22 सेंटीमीटर इस तरह लिखेंगे। हमें बताइए जब बीच में बराबर हो तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो आप 1 दे दीजिए समझने के लिए। ये 22 से ये 22 खत्म। ध्यान से देखिए 2 को r से गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना होता है नीचे नीचे तो नहीं होता है। r को 2 से गुना करेंगे तो 2r बट्टा क्या बचा 7। इधर क्या बचा है कटने के बाद 1/1 सेंटीमीटर, 1/1 सेंटीमीटर बचा। अब क्या करेंगे, अब कोना कोनी गुना करना, 2 को r से गुना करेंगे तो 2r, कोना कोनी गुना करेंगे 2 को r से गुना करेंगे, 2r को 1 से गुना करेंगे तो 2r बराबर 7 को 1 से गुना करेंगे 7 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। यहां से r का वैल्यू जैसे निकालेंगे, r का मान जैसे निकालेंगे 7 ऐसे ही रहेगा, और जो इसके गुना में होता है वो बट्टा के नीचे चले जाता है तो 2 चले जाएगा बट्टा के नीचे। और इस तरह हमने त्रिज्या निकाला। हमने क्या निकाला, यहां से इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी कितना आया 7/2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिए। अब मैं सवाल में जो कह रहा है कि उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले तो वो अब निकालूंगा। ध्यान से आपको समझना, थोड़ा सा मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ। इधर देखिए अब लिखेंगे इस तरह। अब इस तरह लिखना आपको चतुर्थांश। अब क्या करा प्रश्न से, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ध्यान से समझना है। प्रश्न के अनुसार सवाल में कह रहा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है, इस तरह आपको लिखना है चतुर्थांश क्या लिखना आपको, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमें बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से समझिए। अब मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझना आपको, ध्यान से देखिए। हमें ये बताइए अगर कोई वृत्त है तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है, लेकिन इसके अंदर का एरिया पता करना है, क्षेत्रफल पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है πr²। हमें बताइए ये पूरा एरिया पता करना है तो πr², पूरा एरिया बता देगा ये πr²। लेकिन हमने क्या किया, अभी जो मेरा सवाल है वो इस पूरे वृत्त को 4 खंडों में बांट दिया है, तो हम भी क्या करेंगे पूरे एरिया, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा जमीन निकालेगा, पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालेगा। हमारा जो सवाल है चतुर्थांश वाले में, उसमें 4 भागों बराबर भागों में बांटा है, तो बट्टा में हमें क्या लगाना है 4। अगर कोई भी चीज को 4 भागों में बांटना, मान लीजिए कि आपके पास 8 रुपया है, उसको 4 भागों में बांटना तो 4 से भाग देना पड़ेगा आपको 2 रुपया। हर एक भाग में कितना होगा 2 रुपया होगा, हर एक भाग में 2 रुपया। सेम चीज तो πr² पूरा वृत्त का फॉर्मूला होता है, उसमें बट्टा में 4 लगाएंगे क्योंकि 4 खंडों में बांटा है हमने। तो ध्यान से समझना, आपको ध्यान से समझना है। चलिए देखते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं होता है। अभी मैं किसका क्षेत्रफल लिख रहा हूं, πr²। किसका फॉर्मूला, ये वृत्त का फॉर्मूला है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 भागों में हमने बांटा है, तो इसका इस तरह बट्टा में 4 लगा देंगे। इसका एक और तरीका है, त्रिज्या खंड से भी निकलता है, πr² θ/360 डिग्री के फॉर्मूला से भी निकलता है। पहले आप इस तरीके को समझिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले फॉर्मूले की ओर। देखिए इधर देखिए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने दिया। अब हमें बताइए पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आप कहेंगे सर 22/7, बिल्कुल सही। पाई का मान कितना होता है 22/7, और हमने आर का मान तो निकाला है, कितना आया है 7/2 सेंटीमीटर। तो गुना का चिन्ह देना है और आर के जगह पे 7/2 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, और बट्टा के नीचे 4 का 4 देना। 22/7 को हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 7 का भी स्क्वायर है, ये 2 का भी स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर का भी स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, आप बहुत ध्यान से समझिए, एकदम आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। बट्टा के नीचे 4, जब भिन्न के रूप में हो, बीच में गुना हो, तो कोना कोनी कट जाता है। 7 से काटेंगे, इसको 7 से काटे तो 7 मरतबा में कटेगा, 7×7 49। अगर देखिए, अगर मैं 4 से काटूं तो 4 के पहाड़ा में 22 तो नहीं आता है, लेकिन अगर 2 से काटूं तो 2 के पहाड़ा में 4 भी चले आता है, 2 के पहाड़ा में 22 भी चले आता है, तो मैं 2 से काट रहा हूँ। 2 दूना का 4, इसको 22 को 2 से काट दूं तो क्या बन जाएगा 11। अब देखिए क्या बच गया ऊपर में, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना नहीं कर देना है। 11 को हम 7 से गुना करेंगे तो 11×7
कितना हो गया 77, बट्टा के नीचे 2 है, 2 बचा, केवल 2 बचा है, ये तो कट गया था तो 2 बचा है। और ये जो बड़ा सा बट्टा है, बट्टा के नीचे 4 बचा है। सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर देना है, ये जो बट्टा के नीचे होता है ये इसके साथ गुना हो जाता है, तो 77 बट्टा 4 गुना क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए इस चाहे तो आप पूर्णांक के रूप में चेंज कर सकते हैं, दशमलव मिला सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में यही आंसर है, आपके एनसीईआरटी में यही आंसर है, तो यहीं तक छोड़ देंगे। ध्यान से समझना था, ध्यान से समझना आपको। हमने अभी क्या निकाला, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए मैं थोड़ा सा फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये सवाल था आपका, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ इस तरह। देखिए किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया था, कह रहा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। तो सबसे पहले परिधि को इस्तेमाल करते हुए देखिए वृत्त की परिधि 22 कितना दिया हुआ है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे पुट किया, कितना है 2 पाई आर बराबर में 22 सेंटीमीटर। यहां से हमने पाई का मान डाला और आर का मान निकाला। आर का मान कितना आया, तो 7/2 सेंटीमीटर। कितना आया 7/2 सेंटीमीटर कितना आया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या किया हमने, ध्यान से समझना आपको। उसके बाद प्रश्न से चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। चतुर्थांश में 4 बराबर भागों में बांटना, इसलिए हमने बट्टा के नीचे 4 लगा दिया और यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसको जो हल किए हैं ना, तो ये आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके एनसीईआरटी में यही आंसर है, यहीं तक छोड़ देना है। अब अगले सवाल को देखिए, ये सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल वृत्त की स्पर्श रेखा से आया हुआ है, तो ध्यान से देखना है आपको। कह रहा कि एक बाह्य बिंदु ए से, एक बाह्य बिंदु एक से, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये अगर कोई वृत्त हो गया, तो अगर कोई बिंदु यहाँ पे, इसका नाम मैं ए रख देता हूं, तो इसे मैं कहूंगा अंतः बिंदु। क्या करना है, अंतः बोलना है, क्योंकि ये वृत्त के अंदर है। अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूं, अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर हो तो इसे बाह्य बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, बाह्य। अंतः और बाह्य आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु ए से, कहां से, ए से, जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मैं सबसे पहले एक वृत्त बना लेता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र डाल दिया, देखिए केंद्र डाल दिया। ध्यान से समझना आपको। सवाल में कह रहा कि एक बाह्य बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसके बाहर में कहीं पर भी हो सकता है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे मान लेता हूं, आप कहीं पर भी मान सकते हैं। यहाँ पे वो बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु क्या हो गया, ए। हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त के एक बाहर एक पॉइंट ले लेना, एक बिंदु ले लेना है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। सवाल में कहीं पर भी आप ले सकते हैं, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए ले लिया, ए ले लिया, ध्यान से देखना आपको, ए ले लिया। तो कह रहा कि एक बाह्य बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, अब वृत्त देखिए कहाँ पे, वृत्त का केंद्र यहाँ से है। तो सवाल में कह रहा है कि जो वृत्त के केंद्र से कितने दूरी पे है, तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है। और इसके बीच का जो दूरी है वो सवाल में कितना कह रहा है, तो कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको लिख लेना है 10 सेंटीमीटर। एक मर्तबा और समझिए, सबसे पहले हमने वृत्त बनाया, अब यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कहीं भी ले सकते हैं। हमने एक बिंदु यहाँ पे लिया और केंद्र से मिला दिया, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि जो वृत्त ए से जो वृत्त के केंद्र से है, केंद्र से, परिधि से नहीं है, केंद्र से, केंद्र तो यही है, केंद्र से कितना दूरी पे है, तो 10 सेंटीमीटर है। फिर आगे पढ़ते हैं, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा। अब आ गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को समझने के लिए थोड़ा समझिए। अगर कोई वृत्त है, कोई रेखा वृत्त को टच करता हुआ निकल जाए, स्पर्श करता हुआ निकल जाए, तो उसे कहेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त को इस तरह 2 बराबर भागों में काटता हुआ निकल जाए तो इसे बोलते हैं छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए आइए इधर देखिए। अब तो अब क्या करेंगे, यहां से एक रेखा लेना, वृत्त को स्पर्श कराना। इस बिंदु से अगर वृत्त को मैं ऐसे कराऊं तो ये स्पर्श थोड़ी हुआ, ये तो चीरता हुआ निकल गया, तो इसे प्रतिच्छेदी बोलेंगे। ये प्रतिच्छेदी, हमें स्पर्श कराना, टच कराना है। तो टच कराने के लिए मैं यहाँ पे इस बिंदु पे इसे लगाऊंगा इस तरह। ध्यान से देखिए,
इस बिंदु से इस बिंदु पे क्या ये वृत्त को टच किया? बिल्कुल टच किया। अब क्या करूंगा? अब देखिए हमें बताइए, क्या ये इसका यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या नहीं बनेगा? ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक मैं मिला दूंगा। इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, सॉरी ए है ही, इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ? इसका बी रख देता हूँ, और ये पॉइंट बन जाएगा सी बन जाएगा। सवाल पढ़ते हैं फिर से। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा को वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की है, ये की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कह रहा कि इस बिंदु से ये जो स्पर्श रेखा वृत्त को टच कर रहा, स्पर्श कर रहा है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। याद रहे, आप पॉइंट कहीं पर भी लीजिएगा, ध्यान रहे कर्ण जो होगा वो उससे 8 मत कर दीजिएगा। पाइथागोरस महोदय जो थे उन्होंने कहा था अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का, इसे बोलेंगे कर्ण। ये जो आपको तिरछी ऊंचाई दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं कर्ण। ये आपको ऊंचाई हो गया, जिसे कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ये जो जमीन के साथ लगा हुआ है इसे बोलेंगे आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो हमारे जो पाइथागोरस महोदय थे उन्होंने क्या बोला था कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ने के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके मिला दोगे ना, तब किसका मुकाबला कर पाएगा? कर्ण का। हमें ये बताइए, यदि आप इसको 8 मान लीजिएगा, इसको 10 कर लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार फिगर बनाते हैं तो आपका गलत हो सकता है। देखिए कितने विद्यार्थी इस प्रकार फिगर बनाएंगे, यहाँ से वृत्त बनाएंगे, सेंटर देगा और कहेगा कि यहाँ से दूरी पे है कितने सेंटीमीटर, एक बिंदु यहाँ पे मान लिया और यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। स्पर्श कराने के लिए यहाँ पे कर देगा, स्पर्श कराने के लिए यहाँ पे कर देगा और यहाँ से रेखा खींच देगा। ये कर्ण बन गया। और यहाँ पे देखिए, सॉरी ये देखिए एक तरह से देखिए कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। कर्ण ये लग रहा है ना, इधर से उल्टा देखिए, इधर से देखिए, ये कर्ण ये लग रहा है, ये तो सीधा इधर स्ट्रेट लाइन है, ये कर्ण लग रहा है, इससे 8 सेंटीमीटर देता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। गलत इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पाइथागोरस थे उन्होंने कहा था जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो फिगर आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, ध्यान से बनाना। देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना। तो अभी जो हमारा समकोण त्रिभुज बना, अब आपको वृत्त पे ध्यान नहीं देना है, अब आपको इस समकोण त्रिभुज पे ध्यान देना है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, हमें ये भुजा का मान पता है, ये भुजा का मान पता है, हमें ये निकालना है। इसे बोलते हैं आधार। इसे क्या बोलते हैं? आधार। बी बोलते हैं बेस। इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। हाइपोटेनस बोलते हैं। इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। फिगर बनाना भी ना भूले, इसे बोलते हैं पी बोलते हैं। तो हमें पी निकालना है, लंब निकालना है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो इसमें से अगर इसको घटा दे, इसमें से अगर इसको घटा दे तो ये लंब निकल जाएगा। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। क्या लिखना आपको? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या बना? देखिए मैं थोड़ा सा इसे मिटा लेता हूँ, जगह थोड़ा सा चाहिए। देखिए माइनस आधार, क्या लिखना आपको? आधार, आधार, आधार स्क्वायर। अब हमें बताइए जरा, यहाँ पे ये फॉर्मूला है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब जो भी मान आपको इस फिगर में दिख रहा है उसके मान को मैं यहाँ पे बैठाऊंगा। देखिए ये लंब है ना, इसको आपको इसी तरह लिखना है, लंब स्क्वायर। देखिए हमें ये बताइए, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा तो आगे क्या होगा? आगे रूट चढ़ेगा। अगर x स्क्वायर होता है बराबर 4 होता है तो x का मान जैसे निकालते हैं तो स्क्वायर से यहाँ क्या चढ़ जाता है? रूट के अंदर ये 4 चले आता है। वही चीज अभी मैं यहाँ पे करूंगा। ध्यान से देखिए, स्क्वायर हटेगा तो पूरा का पूरा जो आगे पद है उस पे क्या चढ़ा देगा? रूट चढ़ा देगा। और ये कर्ण, ये आधार सभी किसके अंदर चले जाएंगे? ये स्क्वायर था, स्क्वायर छूट गया था क्या? देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए पूरा का पूरा ये जो है कर्ण और आधार रूट के अंदर चले जाएगा। तो कर्ण का मान कितना है? कर्ण, पहले कर्ण लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए मैं एक भी स्टेप को स्किप नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे आधार, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब बताइए हमें कर्ण का मान कितना है? तो 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखना आपको 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर 100। और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा? तो सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस
8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं थोड़ा इसे बीच में ले आता हूं, आगे कर लेता हूं, ध्यान समझिए। देखिए इधर देखिए ध्यान दीजिए, हमें बताइए ये 100 सेंटीमीटर में से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर घट जाएगा तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। हमें बताइए, अब ये बताइए 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है। 6 का स्क्वायर जब 36 हो सकता है तो 36 का वर्गमूल भी 6 होता है। तो 36 का वर्गमूल 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर है, रूट के अंदर से निकलेगा तो 1 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा था हमें त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे जो हमें पता चला है ये लंब, आप कहेंगे सर आपने तो लंब निकाला, बिल्कुल सही। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखना आपको लंब, इस तरह लिखना है लंब। लंब बराबर क्या निकाला, 6 सेंटीमीटर। हमने ये निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। हम इस त्रिभुज के दृष्टि से देख रहे हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल के दृष्टि से देख रहे हैं, नजरिए से देख रहे हैं, तो ये हमें लंब लग रहा है। अब आपको वृत्त के नजरिए से देखना है। जैसे ही आपको वृत्त की नजरिया से देखेंगे, वृत्त के दृष्टि से देखेंगे, तो इस बिंदु से केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। लिख देना आपको अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या को r से डिनोटेड करते हैं। रेडियस हो गया कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और इस प्रकार आपका सवाल बन गया। तो ध्यान से समझना था आपको, आपने क्या समझा, ध्यान दीजिए। अब मैं थोड़ा सा इसे इस तरह पीछे करके आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा ये ऐसे इस तरह ये रहा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की। देखिए अगला सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल द्विघात समीकरण से आया है। द्विघात समीकरण से आ रहा है, कह रहा है कि इसमें कि मूल ज्ञात किए बिना, इसमें मूल नहीं निकालना है, मूल ज्ञात किए बिना द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति निकालना है। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, देखिए सवाल, एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ी संख्या निकल गया, बड़ी संख्या निकलने का मतलब 3 निकल गया, 5 निकल गया, 7 निकल गया, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ी संख्या होता है तो इसे हम कहेंगे वास्तविक। क्या कहेंगे, वास्तविक, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। क्या कहना है, वास्तविक और असमान। अगर विवेचक निकालेंगे, अगर ये 3, 5 या कुछ भी 0 से बड़ी संख्या निकल गया तो इसे वास्तविक और असमान बोलते हैं। वास्तविक मतलब ये रियल नंबर होगा और असमान इसके जो मूल निकालेंगे वो अलग अलग। अगर एक 9 हो गया तो एक -3 हो जाएगा, अलग अलग निकल जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए दूसरा कंडीशन देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर होने का मतलब है कि विवेचक 0 निकल जाना। जैसे ही 0 निकलेगा तो ये भी वास्तविक संख्या होगा, ये भी वास्तविक होगा और इसके मूल जो निकलेंगे वो समान निकलेंगे। क्या निकलेंगे, समान। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान होगा। तीसरा कंडीशन देखिए, ध्यान से देखना आपको, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटी संख्या हो गया, 0 से छोटी होने का मतलब होता है -3, -2, -1। अगर माइनस में आ गया तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगा, काल्पनिक संख्या में चले जाता है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर न डालेंगे मूल में। यहाँ समझिए, ध्यान समझिए, तो इसे कहेंगे अवास्तविक। तो इस तरह के कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होता है, अवास्तविक। क्या होता है, अवास्तविक, अवास्तविक। आगे मैं समझाऊंगा कि आखिर ये काल्पनिक नंबर मतलब काल्पनिक संख्या जो है इमेजिनरी नंबर क्यों हो जाता है, वो आगे समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, अब सवाल पे हम लोग चलते हैं। याद रखना आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। देखिए सवाल कह रहा है कि मूल ज्ञात किए बिना द्विघात समीकरण 4x² माइनस 8x माइनस प्लस है
4x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताए, मूलों की प्रकृति बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, इस तरह सॉल्यूशन लिख लेना है सॉल्यूशन। द्विघात समीकरण क्या है देखिए, तो 4x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। इसमें हमें बताइए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना होगा, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है। मतलब x² का जो गुणांक होता है ना वो a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और ये जो c के जगह पे रहेगा अचर पद वो c का मान होता है। तो आप देखिए यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या है 4 है, तो ये 4 हो जाएगा a का मान। देखिए जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, तो सवाल में x का गुणांक क्या है -8, तो b का मान होगा -8, और अचर पद क्या है 3 है, तो c का मान हो जाएगा 3। हमें a और b a b c का मान पता चल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम विवेचक, जिसे विविक्तर भी बोलते हैं, तो लिखेंगे विवेचक 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 d बराबर विवेचक d बराबर विवेचक d बराबर फॉर्मूला क्या होता है विवेचक का, b² माइनस 4ac। विवेचक d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का मान देखिए कितना है -8, कितना है -8, तो b के जगह पे रख देंगे -8। स्क्वायर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस देंगे, 4 गुना a का मान कितना है, तो a का मान 4 है, तो यहाँ पे लिखना आपको 4 गुना का चिन्ह, फिर गुना का चिन्ह होता है, c का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे इस तरह। माइनस का स्क्वायर प्लस इसलिए होता है कि माइनस मान लीजिए कि 1 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर का मतलब गुना में 2 मर्तबा, -1 गुना -1 देखिए माइनस माइनस गुना हो गया +1, 1 गुना के 1, तो याद रखना आपको माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, माइनस का स्क्वायर प्लस, जो कि नहीं भी देंगे तो चलेगा, और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस देंगे, 4 को 4 से गुना करना है तो 16, और 16 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 4 चौका 16, और 16 तिया कितना हो जाता है 48, 16 तिया 48, 16 तिया कितना हो जाएगा 6 3 18, 3 1 3 4 कितना हो जाएगा 48, 16 तिया 48, तो यहाँ पे 48 दे देना है, कितना हो गया 48। अब 64 में से 48 को घटा देंगे, 64 में से आपको 48 को घटा लेना, 64 में से 48 को घटा लेना है, तो देखिए कितना बचेगा, पहचान लेगा 14, 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6, ये 5, 5 में से 4 गया तो 1, कितना बचा 16। अब हमें बताइए, हमने विवेचक निकाला, ये 16 निकल गया, 16 निकलने का मतलब होता है कि ये 0 से बड़ी संख्या, तो कौन सा कंडीशन लगेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे लग जाएगा b² माइनस 4ac, 0 से क्या है बड़ी संख्या है, ये लगेगा। अगर ये कंडीशन होता है तो इसमें मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसे बोलते हैं वास्तविक, ये वास्तविक संख्या है, 16 रियल नंबर है, वास्तविक क्या हो जाएगा वास्तविक। और इसके जो मूल निकालेंगे ना वो असमान निकलेगा, 2 को जो आंसर निकलेगा मूल निकलेगा एक अलग अलग असमान, अगर 3 निकला तो एक -3, एक 5 निकलेगा एक 7 निकलेगा, समान हो ही नहीं सकता, तो लिखेंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, असमान। इस तरह आपको एग्जाम में बनाना, ध्यान से देखिए इस तरह बनाना। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, ध्यान से समझना आपको, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 5वां नंबर का सवाल आपका आ गया, कह रहा है कि 0.6 रैकरिंग, जिसे बारहवीं बोलते हैं, 0.6 रैकरिंग का p/q के रूप में बदले, p/q के रूप में बदले। देखिए एग्जाम में कभी कभी ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, यदि ये 2 नंबर में पूछे तो पूरा का पूरा नियम फॉलो करना होता है, अगर 1 नंबर में पूछे तो भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखना आपको। इसको क्या करना है, परिमेय रूप में बदलना है। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय, आखिर ये परिमेय संख्या है या नहीं है वो समझ लेते हैं। एक परिमेय और इधर हो गया अपरिमेय, अपरिमेय, ध्यान समझिए, यहां से भी आपका कितना ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। परिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जिसे p/q के रूप में हम बदल सकते हैं, जैसे ये देखिए 0.6 रैकरिंग, ये भी परिमेय संख्या है, 0.35 रैकरिंग, ये देखिए ये जो है बार अगर हटेगा ना तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए 0. ये हटेगा, बार जो हटेगा तो 0.666 और ये बहुत आगे तक जाएगा। जैसे ही रिपीट करेगा तो इसे रिपीटेड नंबर बोलेंगे, और रिपीटेड नंबर आवर्त संख्या बन जाएगा, और जो भी आवर्त संख्याएं होती है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। तो ध्यान से समझना, एक और संख्या में लेके समझाना चाहता हूँ,
2.939393 इसी तरह ये बहुत आगे तक जा रहा है। बताइए हमें क्या ये परी में है कि अपरी में है? तो ये बिल्कुल परी में संख्या है। कैसे है देखिए, दशमलव के बाद 93 93 93 93 हमेशा रिपीट कर रहा है, तो इसे भी हम आवर्त संख्या बोलेंगे। और जो भी आवर्त संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। देखिए अब अपरिमेय संख्या को समझते हैं। ये देखिए रूट के अंदर रहेगा ना संख्या तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर से ना निकले, अगर निकले भी, अगर मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो ये बहुत आगे तक जाएगा और हमेशा क्या होगा? नया नया संख्या निकलेगा। मतलब ये नन रिपीटेड होगा, मतलब दशमलव में तो जाएगा लेकिन बहुत आगे तक जाएगा, वो भी नया नया संख्या निकलेगा ना, तो इसे अनावर्त संख्या बोलते हैं। और जो भी अनावर्त संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। एक देखिए फॉर एग्जांपल 2.319319353 इस तरह बहुत आगे तक जाएगा। ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद क्या आया? 319। फिर देखिए 319 आया, हमें लग रहा है कि इसके आगे रिपीट होगा 319। यहां तक तो बिल्कुल सही है, यहां तक अभी लग रहा है कि परी में, लेकिन जैसे ही आगे देखेंगे 319 यहां तक सही है, 319 यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन 351 हो गया, फिर आगे चेंज होता जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलेंगे? अनावर्त संख्या। जो अनावर्त संख्याएं होती है वो पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले बताइए ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा q के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर में अगर पूछेगा तो उसका भी रूल होता है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आप जो है ना 2-3 सेकंड में बना लीजिएगा। फिलहाल अभी ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह लिखना सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। इस तरह आपको लिखना है सॉल्यूशन, इस तरह सॉल्यूशन। और हमें बताइए इस संख्या को कह रहा है कि p बटा q के रूप में बदले, तो सबसे पहले इस संख्या को किसी चर के बराबर मान लीजिए। फॉर एग्जांपल x y z अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि 0.6 बार, जिसे रैंकिंग बोलते हैं। माना कि 0.6 रैंकिंग का परिमेय रूप में क्या लिखेंगे? परिमेय रूप में मान यहाँ पे लिख लेना, परिमेय रूप में मान x है। क्या है? x है। सबसे पहले 0.6 जो बार लगा हुआ, रैंकिंग लगा हुआ है, उसे हमने x के बराबर मान लिया, x मान लिया है। तो यहाँ पे अब अगले चरण में हम क्या करेंगे? इसे x के बराबर लिख लेंगे। तो x बराबर क्या होगा? 0.6 रैंकिंग। अब हमें बताइए ये जो बार है, ये जो रैंकिंग है, ये हटेगा। तो x बराबर जैसी ही रैंकिंग हटाएंगे तो 0.66666 ये रिपीट करेगा और ये बहुत आगे तक जाएगा। अब चाहे तो इसे समीकरण 1 इक्वेशन 1 मान सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं। अब हमें बताइए, देखिए इस तरह के सवाल में अब इसके आगे का नियम क्या होता है कि दोनों तरफ, गणित का एक नियम काम करता है, उसमें दोनों तरफ अगर आपका कोई सवाल इस प्रकार कोई आपका समीकरण है तो आप दोनों तरफ 3 से गुना कर सकते हैं, 3 से गुना कर सकते हैं, 4 से गुना कर सकते हैं, 10 से गुना कर सकते हैं, 5 से भाग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दोनों तरफ याद रहे, दोनों तरफ, इसलिए दोनों तरफ देखिए ध्यान से 3 से गुना किया हमने अभी, तो 3 कट जाएगा, जैसे का तैसे बन गया। तो याद रहे गणित के इस नियम में आपको दोनों तरफ करना होगा। यदि आप एक तरफ कुछ भी करते हैं, गुना भाग 10 से कुछ भी करते हैं तो गलत हो जाएगा, दोनों तरफ करना है। तो अभी हम इस समीकरण का नाम हमने क्या रखा है? समीकरण 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखना आपको? समीकरण 1 में लिखना आपको समीकरण, क्या लिखना है? समीकरण 1 में क्या लिखना है? समीकरण 1 में दोनों तरफ, इसको भूलना नहीं है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पे, 10 से गुना करने पर किससे गुना करना है? 10 से गुना करना है। ध्यान से देखिए क्या लिखना आपको? समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पे। हमें ये बताइए अब कितने विद्यार्थी कहेंगे सर 10 से गुना करें, क्यों करें? 100 से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं। ध्यान समझिए, अगर 0.6 एक संख्या पे रैंकिंग है तो 10 से गुना करना। अगर 2 संख्या पे रैंकिंग होता, 2 संख्या पे, तब हम किससे गुना करते? 100 से। 3 पे होता तो 1000 से गुना करते। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। देखिए तो हमने लिखा समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पे, तो 10 से गुना तो करना पड़ेगा। तो लिखेंगे x गुना 10, इस साइड भी बराबर के इस साइड भी 10 से गुना करना पड़ेगा और बराबर के इस साइड भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 गुना 0.66666 और ये बहुत आगे तक जाएगा।
ध्यान से देखिए, हमने इस साइड भी 10 से गुना किया है, हमने इस साइड भी 10 से गुना किया है। 10 को x से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा। अब 0.666 बहुत आगे तक जा रहा है, इसको 10 से गुना करना है। आपको जो बच्चा की तरह गुना होता है वो नहीं करना, समय बचाना है। आप 10वीं क्लास के छात्र हैं। देखिए, अगर कोई भी दशमलव वाला संख्या हो, कोई भी दुनिया का कोई भी दशमलव वाला संख्या हो, उसको अगर 10 से गुना करना हो, एक संख्या मतलब 0, देखिए अगर कोई संख्या है उसमें एक 0 है तो 10 से गुना करना हो, 10 से गुना करना हो तो क्या होगा, ये जो दशमलव है ये एक संख्या के आगे चले जाएगा। अगर मैं 10 से गुना करूं तो ये क्या बन जाएगा, 0 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, ये दशमलव उठ के यहां लग जाएगा, यहां लगा देंगे 9 3, ये बन जाएगा। इधर के 0 का मतलब ही नहीं, तो ये क्या बन गया, 3.93। अगर यहाँ पे हम 100 से गुना करते तब ये दशमलव 2 संख्या के बाद जाता है, ये क्या बनता पता आपको, 1 मिनट, ये बनता क्या बनता पता आपको, 0 ऐसे ही रहता, 3 ऐसे ही रहता, 9 को ऐसे ही लिखते, ये दशमलव 2 संख्या के बाद यहाँ पे चले आता और ये 3 लेते। इधर के 0 का मतलब ही नहीं, मतलब 39.3 बनता। तो ये गुना का नियम आपको समझ में आ गया, ध्यान देना है आपको, इधर ध्यान देना आपको। तो उसी तरह 0.666 को 10 से गुना करेंगे तो एक 0 ना है, तो ये दशमलव एक संख्या के आगे चले जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बन जाएगा 6.666, ये बहुत आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कहेंगे बिल्कुल सर, इधर के 0 का मतलब ही नहीं। अब हमें बताइए, ये 10x ऐसे ही रहेगा, ये इधर देखिए दशमलव के इस साइड वाले संख्या मतलब दशमलव के बाद जो पैसा में है, ये रुपया में, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। क्यों अलग करेंगे, क्योंकि हमने मान रखा है 0.666 को हमने x के बराबर मान रखा है, तो कैसे भी करके हमको 0.666 यहाँ पे बनाना है। तो हम 6 को अगर मैं अलग कर लूँ इस तरह, अगर 6 को मैं अलग कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस 0.666 बन जाएगा। आगे में आप 0 लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह ये बहुत आगे तक जाएगा, मैं 0 लगा देता हूं ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक, इस तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.666, ये बहुत आगे तक जाएगा। देखिए क्या किया हमने, 6 को अलग किया तो क्या बच गया यहाँ पे 0.666, ये बहुत आगे तक जाएगा। देखिए 10x बराबर 6 ऐसे ही रहेगा, प्लस इसका मान क्या है, देखिए हमने क्या मान रखा है, इसको x के बराबर मान रखा है, इसको हटा के क्या पुट कर देंगे, x, मतलब क्या डालेंगे, x डाल देंगे, इसको हटाना है और x डाल देना। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, ध्यान से देखिए, ध्यान समझना आपको, बस आ ही गया आंसर। देखिए 10x बराबर, देखना अब देखिए यहाँ से, अब देखिए आपको बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। 10x ऐसे ही रहेगा, प्लस में x को इस साइड बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, बराबर में 6। अब मैं यहाँ पे केवल x का मान निकाल रहा हूँ, 10x में से 1x गया, 10x में से 1x गया तो क्या बचेगा, 9x बराबर में 6। यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो ये 6/9, और ये कट के क्या आ जाएगा आंसर, कट के क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 दिया 9, तो x का मान क्या आएगा, 2/3। हमने p/q के रूप में बदल दिया। ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए, हमने इसे p/q के रूप में बदल लिया, हमने इसे p/q के रूप में बदल लिया। ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा था कि p/q के रूप में बदले, हमने बदल लिया। आप कहेंगे कि सर आपने बोला था कि अगर एक नंबर में पूछे तो कैसे बनाना है, तो ध्यान से देखिए, यही सवाल अगर एक नंबर में पूछे तो बहुत आसान, कुछ नहीं करना, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। सवाल क्या है, 0.6 रैकरिंग, कितना आसान है। देखिए क्या करना आपको, बट्टा के नीचे, देखिए 6 है ना तो 6 रखना है, अब बट्टा के नीचे 9 लगा देना, बस यही ट्रिक है। अगर एक संख्या में हो तो बट्टा के नीचे 9 लगाना है, और काट करके क्या आ जाएगा, 2/3। क्या सही आंसर नहीं आया, बिल्कुल आया। यदि आप कहेंगे कि सर अगर अलग सवाल लीजिए, अलग सवाल लीजिए, कोई बात नहीं, 0.3 रैकरिंग, 3 है ना, 3 लेना, बट्टा में क्या 9 लेना है। जैसे देखिए ट्रिक याद रखना, अगर एक संख्या पे रहेगा रैकरिंग तो बट्टा के नीचे 9 लेना है, तो ये 9 ले लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 का 3 दिया ना, 1/3 आ गया। अगर 2 संख्या पे रहे, इस तरह अगर 2 संख्या पे रैकरिंग रहे, 2 संख्या पे रैकरिंग रहे, कुछ नहीं करना है, कितना 39 है तो 39 लेना है, और 2 संख्या पे रैकरिंग है तो 99 लेना, ट्रिक में 99 लेना है, इस तरह बन जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।